अंतर्गत फियोफाइटा डिवीजन और उसके अंतर्गत फियोफाइसी क्लास के बारे में देखते हैं। इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनको ब्राउन एल्गी कहते हैं, क्योंकि ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, भूरे से बाल। तो इनके बारे में देखते हैं। जैसे पहला इसका कैरेक्टर है फ्यूकोजैंथीन, इनमें पाया जाता है। फ्यूकोजैंथीन एक प्रकार का जेंथोफिल है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है इनकी कोशिकाओं में, इसीलिए ये ब्राउन कलर के दिखते हैं। ठीक है, तो ब्राउन कलर इनका किसके कारण होता है? फ्यूकोजैंथीन नामक पिगमेंट के कारण। इसके अलावा क्लोरोफिल ए होता ही है, साथ में क्लोरोफिल सी भी होता है। ठीक है, ये तो होते ही हैं, परंतु साथ में फ्यूकोजैंथीन थोड़े ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। इसके अलावा दूसरे जेंथोफिल और कैरोटीन भी होते हैं। ठीक है, तो फ्यूकोजैंथीन ये फियोफाइटा या फियोफाइसी क्लास का स्पेशल कैरेक्टर है, इसको याद रखना है। ऐसा पूछा जाता है फ्यूकोजैंथीन किस में पाया जाता है, तो आंसर है ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी। क्लोरोफिल ए के साथ सी पाया जाता है, ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। ठीक है, ये ए के साथ सी ये 2 या 3 क्लास में ही पाया जाता है फियोफाइसी में। इसके अलावा कुछ 2 क्लास में और पाया जाता है ना। स्टोरेज फूड अगर देखें तो ये लैमिनेरिन के रूप में होता है और मैनिटॉल के रूप में होता है। ठीक है, लैमिनेरिन और मैनेटॉल। लैमिनेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टाइप का होता है। तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और जो मैनिटॉल है ये अल्कोहल है, ये भी कॉम्प्लेक्स अल्कोहल है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स होता है। और फियोफाइसी में देखें तो स्टार्च नहीं पाया जाता है, स्टार्च अभी तक नहीं देखा गया है ना। तो स्टार्च का किसी भी रूप में इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे बाकी में ग्रीन एल्गी में आप स्टार्च देखते हैं, फूड स्टोरेज के रूप में उसमें होता है। तो इसमें लैमिनेरिन जो कि एक पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट है, और मैनेटॉल जो कि अल्कोहल है, ये 2 रूप में मिलता है। इसके अलावा फैट के रूप में भी कुछ मेंबर्स में देखा गया है। फैट के रूप में भी स्टोरेज फूड होता है फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में ना। इसमें जो स्पोर देखें या जो गैमेट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला की अगर बात करें तो ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी 2 फ्लैजिला होंगे और दोनों अनइक्वल साइज के होंगे। अनइक्वल यानी दोनों का साइज में अंतर होता है। और यहाँ पर तो टाइप में भी अंतर होता है। एक जो है टिंसल टाइप का होता है, टिंसल टाइप फ्लैजिला, दूसरा विपलेस टाइप फ्लैजिला। टिंसल जो होता है ये थोड़ा लंबा होता है और खुरदुरा होता है, उसके सरफेस पर छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो इससे बदलते हैं टिंसल फ्लैजिला। विपलेस में क्या होता है, ये स्मूथ सरफेस वाला होता है, ये जो है थोड़ा छोटा भी होता है इसमें, और स्मूथ सरफेस, चिकना सरफेस वाला फ्लैजिला होता है। तो ये 2 टाइप के फ्लैजिला इसमें देखने को मिलते हैं, और दोनों फ्लैजिला साइड से अटैच होते हैं। इसके एपिकल पोर्शन से नहीं, बल्कि कहाँ से अटैच है? साइड से। देखिए इसमें आप ध्यान देंगे तो क्या नज़र आएगा, साइड से अटैच्ड है ना। तो ये साइड से अटैचमेंट ये फियोफाइसी क्लास में स्पेशली देखने को मिलता है कि फ्लैजिला साइड से अटैच्ड होते हैं। ठीक, तो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं और साइड से लगे होते हैं। तो ये जो स्पोर्स हो गया। ठीक है, ठीक है। थैलस की बात करें अगर तो हेट्रोट्राइकस थैलस भी पाया जाता है इसमें, जो सिंपल एक्टोकार्पस में पाया जाता है। ठीक है, जो कि ग्रीन एल्गी में सबसे एडवांस माना जाता था, इसमें सबसे बेसिक टाइप का माना जाता है ना। ठीक है, तो हेट्रोट्राइकस में 2 सिस्टम होते हैं, आपको पता है, जैसे पढ़े हैं हमने पहले भी, प्रोस्टेट सिस्टम और अरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट यानी जमीन के जो हॉरिजॉन्टल या समानांतर पैरेलल ग्रो करेगा, ठीक है, ज़मीन में रहेगा, उससे प्रोस्टेट सिस्टम बोलेंगे। और जो ज़मीन से ऊपर निकलेगा उसको अरेक्ट सिस्टम, या वर्टिकली जो ग्रोथ करेगा उसे कहते हैं अरेक्ट सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम होता है एक्टोकार्पस में, है ना। ऊपर का देखिए, ऊपर की बात करें तो ये ऊपर है और ब्रांच्ड भी है। ठीक है, अरेक्ट सिस्टम। और नीचे क्या है, ये ज़मीन के ऊपर होल्ड फास्ट के रूप में है, यानी ज़मीन पर उसको पकड़ के रखता है ना, पकड़ बना के रखता है। तो प्रोस्टेट सिस्टम ज़मीन के समानांतर या हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं,
और एरेक्ट सिस्टम वर्टिकल होता है ऊपर की ओर, और वो भी ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है। तो एक्टोकार्पस में अगर हम देखें तो ये फिलामेंट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं एरेक्ट सिस्टम। तो दोनों मिला के हम इसको हेटेरोट्राइकस थैलस हम कह सकते हैं ना। ये एक्टोकार्पस हो गया जो सिंपलेस्ट टाइप है इसमें ब्राउन एल्गी में ना। और उसमें और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, यानी जिसमें ये होल्ड फास्ट भी होते हैं जो कि ज़मीन से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इसमें भी है देखिए पोस्टेल्स या पामीफॉर्मिस, ये तो पाम ट्री के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग तना नहीं होता है इसका, क्योंकि ये एल्गी है ना, सॉफ्ट होता है पूरा, और ये मेरीन में होता है, समुद्र में ये सबमर्ज्ड होता है। इसके अलावा मैक्रोसिस्टिस की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट एल्गी है जो कि देखा गया है। इसका लगभग 60 मीटर तक लंबा थैलस देखा गया है। ठीक है, इसमें होल्ड फास्ट होता है, एक स्टिप होता है, और इसमें से बहुत सारे इस तरह से ब्लेड जैसे लगे होते हैं। ये पत्ती नुमा संरचना आप समझ सकते हैं, जिसको ब्लेड भी कहते हैं या फ्रॉन्ड भी कह सकते हैं ना। ठीक, तो ये काफ़ी लंबा होते जाता है, 60 मीटर तक लंबा देखा गया है। मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा या लार्जेस्ट एल्गी रिपोर्ट किया गया है अभी तक का। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, मैक्रोसिस्टिस। ये ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी के अंतर्गत आता है ना। ब्राउन एल्गी के मेंबर्स ज़्यादातर मेरीन्स होते हैं। ठीक है, मेरीन होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल देखे गए हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, मेरीन, जिनको केल्प्स भी कहा जाता है ना। इनकी सेल वॉल में एल्जीन और फ्यूकोइडीन नामक पदार्थ पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं। एल्जीन जो है ये एल्जीनिक एसिड के रूप में होता है। ये जेल लाइक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट है ये। ठीक है, और फ्यूकोइडिन जो है ये फ्यूसिनिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ये दोनों सेल वॉल में देखे गए हैं, किसके, ब्राउन एल्गी में। इसके अलावा इसमें जो फ्यूकोसन वेसिल्स भी देखने को मिलते हैं। इसके सेल्स के अंतर्गत अंदर हम देखेंगे तो वाइट कलर के ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई देते हैं। ये वाइट कलर के जो ग्रेन्यूल्स हैं यही फ्यूकोसन वेसिल्स कहलाते हैं, और ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है इस फियोफाइसी क्लास का। एल्जीन और फ्यूकोइडिन भी इसमें स्पेशली पाए जाते हैं। एल्जीनिक एसिड को तो हम निकालते भी हैं कॉमर्शियली, उसका उपयोग करते हैं जेलिंग एजेंट के रूप में या थिकनर के रूप में, आगे देखेंगे। ठीक है, फियोफाइसी में अगर हम बात करें तो इसमें मियोसिस कहाँ पर होता है, तो जायगोट में इसमें मियोसिस नहीं होता है। ठीक है, जैसे जनरली ग्रीन एल्गी में क्या होता था, जायगोट बनता था और उसमें मियोसिस हो जाता था, तो फिर से हैप्लॉइड सेल्स बनने लगती थी। तो इसमें क्या होता है कि जायगोट में मियोसिस नहीं होता, जबकि मियोसिस कब होता है, स्पोर डेवलपमेंट के दौरान, या जब स्पोर बनता है, या गैमिट फॉर्मेशन के दौरान। डेवलपमेंट की जगह में फॉर्मेशन लिख लीजिए ना, गैमिट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है। गैमिट फॉर्मेशन के दौरान इसका जो सबसे एडवांस क्लास है साइक्लोस्पोरी, उसमें होता है, और स्पोर डेवलपमेंट के दौरान बाकी दोनों क्लास में होता है। क्लासिफिकेशन में आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये फियोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा गया है, और क्लास फियोफाइसी के अंतर्गत आता है, और उसके अंतर्गत सब क्लास आते हैं, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी। ये तीसरा क्लास है ना, सब क्लास है। इसको कुछ लोग क्लास भी के रूप में भी क्लासिफाई करते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन देखते हैं आइसोजेनरेटी क्या होता है। आइसोजेनरेटी मतलब आइसोमॉर्फिक जनरेशन जिसमें पाया जाता है। ठीक है, कैसे, दो जनरेशन होंगी, दोनों आइसोमॉर्फिक होंगी। आइसो यानी समान, मॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजी यानी देखने में एक जैसे दोनों लगेंगे। एक जो है सिंगल एन होगा, मतलब हैप्लॉइड होगा, और एक 2n होगा। ठीक है, जैसे ये एक्टोकार्पस में अगर हम बात करें, आइसोजेनरेटी में एक्टोकार्पेल्स के अंतर्गत एक्टोकार्पस भी आता है ना। तो इसमें दो टाइप के पौधे देखने को मिलते हैं थैलस, एक हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइटिक थैलस, और एक डिप्लॉइड होता है जो कि स्पोरोफाइटिक थैलस होगा। और दोनों देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, हुबहू दिखाई देते हैं। मतलब कैसे दिखाई देते हैं, आइसोमॉर्फिक दिखाई देते हैं, देखने में सिमिलर होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक जनरेशन होते हैं। क्या, दोनों
एक एन है और एक 2n, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक। ठीक, तो इसमें देखने को मिलता है आइसोजेनरेटिक मेंबर्स में एक्टोकार्पेल्स और डिक्टियोटा आप इसमें देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ये 5 ऑर्डर बनाए गए हैं। एक्टोकार्पल्स में एक्टोकार्पस आप पढ़ते हैं, डिक्टियोटेल्स में डिक्टियोटा पढ़ते हैं, बाकी और भी क्लास हैं इसमें, सॉरी ऑर्डर हैं। ठीक, तो आइसोजेनरेटिव में देखा गया है आइसोमॉर्फिक जनरेशन होता है, यानी 2 जनरेशन होंगी, 2 पीढ़ियाँ होंगी, यानी 2 टाइप के पौधे बनेंगे, एक गैमेटोफाइटिक और एक स्पोरोफाइटिक। हेट्रोजेनेटिक की बात करें तो इसमें भी 2 जनरेशन होंगी, पर दोनों कैसी होंगी, डिसिमिलर, समान नहीं होंगी, डिसिमिलर 2 जनरेशन, एक एन होगा और एक 2n होगा। ठीक है, एन जो होगा ये डोमिनेंट होगा, यानी ज़्यादा बड़ा साइज का होता है, 2n जो होता है ये छोटे साइज का होता है। तो 2 जनरेशन्स तो होती हैं, परंतु देखने में आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये इसका गैमेटोफाइटिक थैलस है और ये स्पोरोफाइटिक थैलस है। आइसोजेनरेटिव में ऐसा नहीं था, दोनों सिमिलर दिखते थे। तो जब तक उसमें कुछ विशेष स्ट्रक्चर को न देखा जाए, जैसे गैमेट्स जिसमें बन रहे हैं या जाइगोट बन रहा है, तो किस में बनेगा, गैमेटोफाइट में बनेगा ना, तो उसके आधार पर हम पहचानते हैं। परंतु वेजिटेटिव थैलस सिमिलर होता था आइसोजेनरेटिव में। हेट्रोजेनरेटिव में दोनों डिसिमिलर होंगे, यानी हैप्लॉइड वाला और डिप्लॉइड वाले दोनों अलग अलग टाइप के आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो लेमिनेरियल्स फेमस ऑर्डर आता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, लेमिनेरिया के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। उसके अलावा भी और सारे ऑर्डर्स इसमें बनाए गए हैं। तो इसमें हेट्रोजेनरेटिव यानी हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन्स होते हैं। ठीक, साइक्लोस्पोरी की बात की जाए तो इसमें ये तीसरा सब क्लास है, इसमें केवल एक ही ऑर्डर है, फ्यूकेलिस। इसमें मेंबर हैं फ्यूकस और सरगासम। ठीक है, इसमें एक सबसे खास बात है कि इसका जो मेन प्लांट होता है डिप्लॉयड होता है। इसका जो मेन प्लांट होता है या थैलस होता है वो डिप्लॉयड जनरेशन होती है, और केवल एक ही जनरेशन इसमें पाई जाती है। ठीक है, 2n प्लांट ही या थैलस ही देखने को इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, साइक्लोस्पोरी में फ्यूकस का जो थैलस होता है, जो पौधा आप पकड़ेंगे तो वो कैसा होगा, 2n होगा, डिप्लॉयड कोशिकाएं होंगी। ये केवल पूरे एल्गी में अगर हम देखें तो इसी में देखने को मिलता है, साइक्लोस्पोरी में। ब्राउन एल्गी में भी आपको दोनों टाइप की जनरेशन आप पहले देखने को मिल रही थी, हैप्लॉइड डिप्लॉयड। अभी इसमें केवल साइक्लोस्पोरी में केवल 2n है, यानी डिप्लॉयड जनरेशन देखने को मिलती है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है गैमिट्स में मियोसिस होता है, गैमिट बनते समय मियोसिस होता है, और गैमिट बनता है और उसका फ्यूजन हुआ तो वापस डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, और वो डिप्लॉयड जाइगोट वापस फिर डिप्लॉयड प्लांट बना लेगा। तो इसमें केवल डिप्लॉयड जनरेशन ही पाई जाती है लाइफ साइकिल में इसके ना। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही जनरेशन होती है, वो डिप्लॉयड जनरेशन होती है। तो ये 3 क्लास से इसमें बांटा गया है, उसके अंतर्गत ऑर्डर रखे गए हैं, ये याद रखना है आपको। आइसोजेनरेटिव में आपको याद रखना है सिमिलर होते हैं दोनों जनरेशन, एक्टोकार्पस इसके अंतर्गत आता है, डिक्टियोटा भी इसके अंतर्गत आता है, और हेट्रोजेनरेटिव में लेमिनेरियल्स को याद रखना है, लेमिनेरिया आता है। ठीक है, और साइक्लोस्पोरी में याद रखना है फ्यूकस और सरगासम आते हैं, ये नाम काफ़ी आप पढ़ेंगे ना, फ्यूकस और सरगासम, ये फ्यूकेलिस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर समझ में आया होगा कुछ हद तक। आगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी देखते हैं। तो इस ब्राउन एल्गी चूँकि समुद्र में पाए जाते हैं और बड़े साइज के होते हैं, पत्ती नुमा इसमें ब्लेड पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भोजन के रूप में भी काफ़ी समय से यूज किया जाता रहा है, ह्यूमंस के द्वारा भी, और मेरीन एनिमल्स तो इसको यूज करते ही हैं खाने के लिए, जैसे फिश होती हैं इसकी पत्तियों को खाते हैं, और उसमें शेल्टर भी बनाते हैं, मतलब वहाँ पर रहते भी हैं। और इसके अलावा इसको फार्म एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है, जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज किया जाता है, पालतू जानवरों। और ह्यूमंस इसको वेजिटेबल्स के रूप में भी कुछ यूज करते हैं, जैसे लेमिनेरिया। ठीक है, और इसको सुखाकर उसमें नमक छिड़क कर भी खाया जाता है, ड्राइड एंड साल्टेड क्या ब्राउन एल्गी को। ठीक है, तो उसको डुरवेलिया नाम का एक
डुरविलिया नाम का एक ब्राउन एल्गी है, तो उसको ऐसे ही खाते हैं। जापान और चाइना या साउथ अमेरिका के इलाके में ऐसा कोस्टल रीजन में देखने को मिला है ना। तो जनरली ब्राउन एल्गी को केल्प्स भी कहा जाता है, जो समुद्री मेंबर्स हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी में ज़्यादातर समुद्री ही मेंबर है ना। ठीक है, इसके अलावा देखें तो कॉम्बो एक फूड है जो कि जापान में खाया जाता है, ब्राउन एल्गी है और उसको काफ़ी पसंद किया जाता है ना, स्टैंडर्ड फूड के रूप में यूज किया जाता है जापान में। इसके अलावा सिट्रॉन नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैंडी टाइप का है, कैंडी। इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र भी इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र के रूप में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस जो केल्प्स हैं यानी ब्राउन एल्गी हैं, उनमें आयोडीन, मिनरल सॉल्ट्स और ब्रोमीन, पोटास, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहते हैं। ठीक है, उनके जो थैलस होते हैं, उनकी पत्तियाँ होती हैं, ब्लेड होते हैं, उनमें ये काफ़ी मात्रा में मिनरल्स उसमें स्टोर रहते हैं। इसलिए इसको क्या करते हैं, कई बार तो इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। जैसे केल्प्स आर ड्राइड एंड बर्न्ड, यानी पहले सुखा लिया गया खेत में और फिर उसको जला दिया जाता है, और जो राख बचती है एस आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। तो जो राख बचती है वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि पेड़ ग्रो करने में इम्पोर्टेंट होते हैं ना, किसी पौधे की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इससे बनाया गया है, मतलब उन केल्प्स को केल्प्स से एक लिक्विड भी आइसोलेट किया गया है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसको फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग किया जा सकता है ना। तो डेवलप किया गया है, ये सरगासम में ऐसा डेवलप किया गया है ना। तो फर्टिलाइज़र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समुद्र में हमको मिल जाता है, तो उसका हार्वेस्ट करके इससे हम फर्टिलाइज़र के रूप में अगर उपयोग कर पाए तो ये काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी इससे हमको मिलता है, लैमिनेरिया और फ्यूकस में के द्वारा कॉमर्शियल लेवल पर आयोडीन का इसको निकाला जाता है, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कुछ अदर मेंबर्स से भी निकाला जाता है। तो लैमिनेरिया और फ्यूकस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इनमें से आयोडीन निकाला जाता है। एल्जीनिक एसिड या एल्जीन आपने पढ़ा होगा, इससे भी माइक्रोसिस्टिस या लैमिनेरिया के द्वारा निकाला जाता है, और ये एक जेल के टाइप का पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको हम थिकनर के रूप में या जेलिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं ना। जेलिंग एजेंट के रूप में इसको फूड प्रोडक्ट में, जैसे आइसक्रीम में भी यूज किया जाता है। थिकनर के रूप में इसको कपड़े को साइज करने में यूज करते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और उसके अलावा सेविंग क्रीम, ठीक है, सेविंग क्रीम में भी यूज होता है। ठीक, तो इस तरीके से इससे काफ़ी यूज है, एल्जीनिक एसिड का काफ़ी ज़्यादा यूज है ना, ये कॉमर्शियल लेवल पे भी इसको प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन देखें इसमें फियोफाइसी में, तो इस पर एक वीडियो और बना चुके हैं, है ना, हमने पढ़ा है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा, छोटे छोटे टुकड़े में अगर थैलस टूट जाता है तो वो नया पौधा बना सकता है। कुछ इसमें साइड ब्रांचिंग भी देखने को मिलती हैं, जैसे इस फेसिलेरिया में ये देखने को मिलता है, साइड में ब्रांचेस छोटे छोटे होते हैं, जो कि आउट ग्रोथ के रूप में देख कह सकते हैं कि वो आउट ग्रोथ हैं साइड में, और उनको जनरली प्रोपेग्यूला कहा जाता है या प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, और वो फिर अलग होकर नया प्लांट भी बना लेते हैं ना। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल में इसमें जू स्पोर पाया जाता है। ठीक है, जू स्पोर में दो फ्लैजिला, टिंसल टाइप का और विप्लस टाइप का, छोटा बड़ा, है ना। तो ये इसमें जू एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है, तो जू स्पोर इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें दो टाइप के स्पोरेंजिया होते हैं एक्टोकार्पस में, प्लूरीलॉक्यूलर और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, इनमें बनते हैं जू स्पोर। प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में डिप्लॉयड जू स्पोर बनते हैं। डिप्लॉयड जू स्पोर किसमें बनते हैं? प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में, प्लूरी यानी बहुत सारे लॉक्यूल होंगे, कई चैम्बर का बना होगा ये, ठीक है, छोटे छोटे, तो इसको हम बोलेंगे प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। डिप्लॉयड थैलस में ये देखने को मिलता है हेक्टोकार्पस के ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें जो स्पोर बनते हैं वो डिप्लॉयड जू स्पोर बनते हैं।
यानी सिंपल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बन रहे हैं। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया ये दोनों में हो सकता है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड थैलस में। और यूनिलोक्युलर में एक ही चैम्बर होता है और उसमें हैप्लॉयड जूस्पोर बनते हैं मियोसिस के माध्यम से ना, जिनको हम मियोजूस्पोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियोजूस्पोर। ये मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था ना। यूनिलोक्युलर में हैप्लॉयड जूस्पोर, प्लूरिलोक्युलर में डिप्लॉयड जूस्पोर बनते हैं ना। एक्टोकार्पस के अंतर्गत है ना ये दोनों स्पोरेंजिया जो हैं एक्टोकार्पस में देखने को मिल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, मतलब आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस में दोनों गैमेट सेम साइज के हैं, ये एक टाइप का एग्रीगेट बनाते हैं। ठीक है, हालांकि एक गैमेट के साथ में एक ही दूसरा टाइप का गैमेट जुड़ेगा, यानी दो गैमेट ही आपस में फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, बाद में फिर ये जाइगोस्पोर बना लेते हैं अलग से। ठीक है, या ये डायरेक्ट नया थैलस बना लेते हैं। तो एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में ये आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। एनाइसोगैमस में गैमेट के साइज में अंतर है, मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट, ये दोनों फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनेगा। कटलेरिया में मिलता है देखने को, कटलेरिया एग्जाम्पल है इसका ना। और ऊगैमस टाइप जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसमें क्या होता है कि उगोनियम जो है लार्ज साइज का होता है, ये थैलस से जुड़ा होता है हमेशा। एंथेरोजॉइड्स बहुत सारे बनते हैं किसी दूसरे ब्रांच पे एंथ्रीडियम के अंतर्गत, और वो रिलीज होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। दोनों फ्लैजिला भी अलग अलग साइज के होते हैं, वही टिंसेल और विप्लेस टाइप के, है ना। जो फ्लैजिला हैं वो दोनों साइड से जुड़े होते हैं, लेटरल जुड़े होते हैं, ये भी हमने देखा था ना। ठीक है, जैसे हमने स्पोर में देखा था वैसे ही इसमें भी साइड से जुड़े होंगे, और एक बड़ा होगा और टिंसल टाइप का होगा, और एक स्मूथ सरफेस वाला यानी विप्लेस टाइप का फ्लैजिला होगा। तो एंथेरोजॉइड से एग से उगोनियम से फ्यूज करते हैं। ठीक, तो ये उगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये ज़्यादातर प्लांट में होता है ब्राउन एल्गी के, जोनेरिया इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, फ्यूकस सरगासम में भी ऐसे ही होता है। तो ये हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया इसमें। तो फियोफाइसी के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। ठीक है, फियोफाइसी समुद्री शैवाल होते हैं, मेरीन होते हैं ज़्यादातर, और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और बड़े बड़े साइज के होते हैं। सबसे लार्जेस्ट एल्गी भी इसी में देखने को मिला ना, मैक्रोसिस्टिस नाम का। मैक्रोसिस्टिस जो ये एल्गी है, ये सबसे बड़ा एल्गी देखा गया है ना। 60 मीटर लंबा थैलस इसका देखा गया है। फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं कोशिकाओं में ना। ठीक है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन हमने देखा। ठीक है, और फ्यूकोजेंथिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था ना। फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है? तो ब्राउन एल्गी में, फियोफाइसी में। ठीक है, या फियोफाइटा में। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखते हैं हम।